बंद होती हुई किताबों के पन्नों सा राज हूँ मैं। बंद होती हुई किताबों के पन्नों सा राज हूँ मैं। मत टटोल मुझे इस तरह इस महफिल में। मत टटोल मुझे इस तरह इस महफिल में। अगर खुल जाऊं तो किसी का इतिहास हूँ मैं। नमस्कार, हम हैं अजीत और आपका अजीत पॉइंट क्लासेस पे स्वागत करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास का तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में आधुनिक हिंदी को पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हमने मध्यकालीन हिंदी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ब्रज भाषा का सर्वाधिक बोलबाला था। मध्यकालीन जैसे जैसे समाप्त हुआ, वहीं से खड़ी हिंदी धीरे धीरे पनपती हुई खड़ी हुई, और वो आके हम आधुनिक हिंदी में देखेंगे कि ब्रज भाषा को कैसे नीचे करके खड़ी होती है। जैसे जैसे आधुनिक में आई तो ब्रज भाषा पहले से धीरे धीरे क्या हुई, जन भाषा से दूर होती चली गई। ठीक है, और अवधि पहले से ही साहित्य से गायब हो चुकी थी। ठीक, और इस काल में 19वीं सदी चल रही थी। उसके 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों की सत्ता महत्तम विस्तार पे थी, मतलब उनका विस्तार बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिसका सीधा प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पर पड़ा। जिसका सीधा प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पे पड़ा। ठीक है, और उस समय मध्य देश की भाषा थी अपनी खड़ी बोली। ब्रज भाषा को पीछे छोड़ के वो आगे आ गई थी खड़ी बोली। और उस समय नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने, उस समय जब अंग्रेजी प्रशासन खूब जोर शोर पे अपना विकास कर रहा था, तो उस समय राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ा उथलाव पुथलाव हुआ, तो उसका प्रभाव सीधा खड़ी बोली पर पड़ा। ठीक है, खड़ी बोली पर पड़ा। क्यों खड़ी बोली पर पड़ा? क्योंकि उस समय ब्रज भाषा और अवधी भाषा तो लोगों के बीच में नहीं थी। उस समय बीच में कौन थी? खड़ी बोली। तो राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने के लिए खड़ी बोली का सहारा लेना पड़ा। ठीक, और इसका उपयोग अंग्रेजी जो सरकार थे वो भी करने लगे थे, जिसके कारण खड़ी बोली का इस काल में सर्वाधिक विकास होने लगा। फिर भी जो खड़ी बोली थी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में थी। कारण क्या था कि आधुनिक काल के प्रारंभ में, जैसे ही आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, उस समय उर्दू का प्रचार होने लगा। और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज भाषा का होना। ठीक है, ब्रज भाषा अभी गई नहीं थी इस काल में। ब्रज भाषा केवल साहित्य से ही गायब हो चुकी थी, लेकिन काव्य में वो बनी रही। ठीक है, वो काव्य में बनी रही। इसके कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। जैसे हम 20वीं सदी की ओर चलें तो उस समय खड़ी बोली दोनों गद्य और पद्य में भी क्या किया? साहित्य की भाषा बन गई। दोनों गद्य और पद्य में साहित्य की भाषा बन के उभरी, सबसे बड़ी भाषा बन के उभरी, साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा बन गई। इस तरह से वो साहित्य की क्या हो गई? सर्वप्रमुख भाषा बन गई, क्योंकि दोनों गद्य और पद्य में भी ये अपना वर्चस्व कायम कर चुकी थी। कारण क्या था? कारण ये था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में बढ़ चढ़कर ये खड़ी बोली का बढ़ चढ़कर प्रयोग करने लगे। कारण ये था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जितने हो रहे थे, सब में क्या बढ़ चढ़कर किसका भाषा का प्रयोग हो रहा था? ये खड़ी बोली का भाषा का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, अब हम खड़ी बोली का विकास हम दो रूपों में देखेंगे, भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास का श्रेय फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान के रूप में जाता है, जो कि कोलकाता में है। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे बड़ा योगदान होता है भारतेंदु पूर्व युग में। दूसरा पॉइंट है कि खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली को गद्य के रूप में लाने का कार्य इस युग में, भारतेंदु पूर्व युग में किन लेखकों का है? तो कुछ लेखक ऐसे थे जैसे सदा सुखलाल, उन्होंने सुख सागर रचना की, उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया इन्होंने। दूसरा है इंसा अल्लाह खां जो थे, रानी केत की कहानी उन्होंने लिखा था। उदयभान चरित्र लिखा था। ठीक है, इन्होंने जो रचना की थी उसमें अपने खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है लल्लू लाल जी थे, उन्होंने रचना की प्रेम सागर, इन्होंने अपने प्रेम सागर में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अगले हैं सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती का इन्होंने रचना किया था।
और उसमें में ये जितने लेखक हैं सब जितनी रचनाएं की इन्होंने, सब में अपने रचना में इन्होंने खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा यूज किया, इन्होंने प्रयोग किया, वो भी भारतेंदु प्रयोग में। लेकिन इतना करने के बाद भी हिंदी क्या, खड़ी बोली जो थी आधुनिक हिंदी में संघर्ष कर रहे थे। किस चीज की संघर्ष करे? अपने स्वीकृति और प्रतिष्ठा की, मतलब उसको वो स्वीकृति नहीं मिल रही थी, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी इस युग में, ठीक है। लेकिन उसको पूरा किसने किया? उसको वो स्वीकृति और प्रतिष्ठा किसने दिलाया? दो लोग हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। जब ये दोनों कवि जब ये दोनों लेखक जो थे आपस में हिंदी के स्वरूप और निर्धारण के प्रश्नों पर विचार किया उन्होंने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि खड़ी बोली को अभी तक स्वीकृति और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बड़ा विचार और विमर्श करके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो खड़ी बोली का जो गवारापन था, खड़ी बोली का जो गवारापन था उसको दूर कर करके उर्दू ए मुल्ला की बना दिया उसको। मतलब वो क्या किया, गवारापन दूर करके उसको उर्दू की तरफ ढकेल दिया उन्होंने। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। दूसरी तरफ राजा लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो कहा कि नहीं भैया, हम उर्दू की ओर नहीं ढकेलेंगे, हम क्या करेंगे, इसे विशुद्ध कर देंगे, एकदम शुद्ध की ओर जाके इसको ले जाएंगे खड़ी बोली को। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत का सहायता लिया, संस्कृत की ओर उसे हिंदी का समर्थन कर दिया, ठीक है। अब हम खड़ी हिंदी बोली का विकास देखेंगे भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें खड़ी बोली का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य की विविध ऐतिहासिक कार्य हुआ। जो हिंदी गद्य साहित्य का जो काम होना था ना, वो इसी भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी सही मायने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास जो है भारतेंदु युग में ही हुई। कारण क्या था? कारण ये था कि हिंदी गद्य के बहुमुखी रूपों का सूत्रपात, जो सूत्रपात हम भारतेंदु पूर्व युग में न कर सके, वो भारतेंदु युग में हमने बहुमुखी रूपों का सूत्रपात किया। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु युग में वो स्वयं ही रचना करते थे, वो स्वयं रचना करते थे और कुछ लेखकों का मंडल बनाया था उन्होंने। क्या बनाया था? लेखकों का मंडल बनाया था और उनका नाम क्या रखा था? भारतेंदु मंडल। लेकिन वो सोचते थे कि जो खड़ी भाषा है वो साहित्य में तो आ गई है, लेकिन काव्य में भी होना चाहिए, खड़ी बोली को काव्य में भी होना चाहिए। लेकिन वो सोचते थे ऐसा नहीं हो सकता, हम काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं कर सकते थे। वो उनके मन में ये मनाल था, लेकिन वो चाहते थे कि काव्य में भी क्या हो जाए, खड़ी बोली का विकास हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारतेंदु युग में केवल गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम बनाया गया। इस भारतेंदु युग में गद्य रचना करने के लिए खड़ी बोली को माध्यम बनाया गया और बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसको वहां तक बैठाया गया। लेकिन भारतेंदु युग में जो था ना, पद में जो रचना हो किस भाषा में, ब्रज भाषा में हो या फिर खड़ी भाषा में, ये दोनों में बड़ा ही विवाद था। पद भाषा में रचना खड़ी बोली या ब्रज भाषा में हो, यह अपनाने में बड़ा विवाद था, जो कि अंत कहाँ पे हुआ? जाके द्विवेदी युग में हुआ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।